सिर्फ हम लोग जो है वो सिर्फ हम लोग जो है वो उसकी कोई असेंबलिंग करेंगे या खोल के लेके जाएंगे तो देन उस नेचर के हिसाब से कोड वर्क परमिट इशू होगा जहाँ पे वहाँ पर। तो ये सिलसिला होता है, एग्रीमेंट है दो स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है। जो मेजर टाइप्स ऑफ परमिट जो है वो इम्प्लीमेंटेड इंडस्ट्री में वो हैं, कोड वर्क है, हॉट वर्क है, वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट है, एक्सकेवेशन परमिट है, क्रेन एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन परमिट है, रेडियोग्राफी परमिट है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट। ये मेजर टाइप्स ऑफ परमिट है जो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेड है अक्रॉस द ग्लोब। अब बात करते हैं इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी कौन है? जिसको उस एरिया या इक्विपमेंट का ऑपरेटिंग कंट्रोल है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी प्रोडक्शन के इक्विपमेंट का एरिया कस्टोडियन है, यानी वो उस पर कोई परमिट होगा तो प्रोडक्शन इशूइंग अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस है, वेयर हाउस के रैक्स के ऊपर कोई मेंटेनेंस वर्क होगा तो वेयर हाउस जो है एरिया कस्टोडियन है और इशूइंग। तो डिपेंड करता है कि वो उसका ऑपरेटिंग कंट्रोल किसके पास है, वो इशूइंग अथॉरिटी है। एक एग्जांपल मैंने इसमें दिया है कि भाई मेंटेनेंस वर्क इज टू बी कैरिड आउट इन अ वेयर हाउस, देन द मैनेजर वेयर हाउस या उसका जो भी डेजिग्नी होगा जिसको भी उसने ऑथराइजेशन का टेस्ट पास करवाया हुआ होगा, ऑथराइजेशन दिलवाई भी होगी, वेयर हाउस का ही बंदा वो इशूइंग अथॉरिटी होगा। इशूइंग अथॉरिटी ट्रांसफरेबल नहीं है अनलेस जो दूसरा बंदा जिसको आप परमिट इशू करने को कह रहे हो वो भी ऑथराइज हो, ट्रेनिंग लेने के बाद परमिट हो। मिसाल के तौर पे ये नहीं हो सकता कि भाई मैं आज नहीं हूँ तो मैं अपने सबॉर्डिनेट को कहूँ कि आप परमिट इशू करें। हाँ, अगर उसने ट्रेनिंग ली है और वो ऑथराइज्ड है, तो उसको ऑथराइजेशन लिस्ट में नाम है, उसको ऑथराइजेशन कार्ड इशू, तो वो परमिट इशू कर सकते हैं। सेम रिसीविंग अथॉरिटी। रिसीविंग अथॉरिटी वो जो एग्री करेगा जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी मेंटेनेंस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है जो उस काम को करने के लिए इंगेज किया जाए, दैट कैन बी द रिसीविंग। ठीक है। रिसीविंग अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, एनी डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिंग द वर्क और कैन बी एनी ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे वही अभी मिसाल जो पहले दी थी प्रोडक्शन के इक्विपमेंट की, मशीन में फॉल्ट है, इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस आई, उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, आप ये चीज़ें कर लें और परमिट दें। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग जो है वो रिसीविंग अथॉरिटी होगी। यही चीज़ इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस कहे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमें कॉन्ट्रैक्टर इंगेज करना है, जो हमारा अप्रूव कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम बुला रहे हैं तो वो करेगा। इस सिनेरियो में रिसीविंग अथॉरिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। लेकिन परमिट पे बेहतर कंट्रोल इदारों में ये होता है कि जो डिपार्टमेंट यानी मेंटेनेंस जिस कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज कर रही है तो वो उसका भी जो ऑथराइज पर्सन है रिसीविंग का वो उस परमिट को इंडोर्स करे, यानी उसकी नॉलेज में भी हो कि परमिट कौन सा इशू हुआ है, ताकि जो रिस्क की वैल्यूएशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। अब इशूइंग अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हैं कि भाई वो जो भी काम करने आएगा उससे पूरे नेचर ऑफ द वर्क की को समझ ले कि वो क्या क्या काम करेंगे। ऐसा ना हो कि वो पहले बोले कि हम कोई वेल्डिंग नहीं करेंगे और बाद में वो वेल्डिंग करना शुरू कर दे, यानी मेंटेनेंस वाले। आपने जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, एरिया कस्टोडियन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ एंड नेचर ऑफ द वर्क के बारे में पूछ ले एग्जीक्यूटर से। ठीक है। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कोई भी अगर रिस्क बचा है उस एरिया में, यानी रेजिडुअल रिस्क है। रेजिडुअल रिस्क क्या होता है कि द रिस्क रिमेनिंग आफ्टर अप्लाइंग ऑल कंट्रोल्स। सारे कंट्रोल मैंने ले लिए, मैंने फायर ब्लैंकेट लगा दी, मैंने जो है वो फ्लेमेबल मटेरियल को वहां से हटा दिया, सब कर लिया। उसके बाद भी अगर कोई रिस्क मौजूद है, जो क्योंकि रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर रिस्क मौजूद है, रेजिडुअल रिस्क है, तो उसके बारे में बता दे रिसीविंग अथॉरिटी। ठीक है, ताकि कोई चीज ढकी छुपी ना हो और कोई इंसिडेंट ना हो ना मौत जाए। रिसीविंग अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिसीविंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई उन्हें पूरा पूरा बता दे कि भाई हम ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है अगर मिसाल के तौर पे कि भाई सिर्फ हॉट वर्क नहीं होगा, हाइट पे जाके हॉट वर्क होगा, तो वर्क एट हाइट के भी अरेंजमेंट्स। ठीक है। हर तरह के रिस्क के बारे में बता दें हम यही काम करेंगे। ठीक है।
और रिसीविंग अथॉरिटी का ये भी काम है कि भाई वो ये चेक कर ले कि भाई कोई मतलब एक्स्ट्रा काम ड्यूरिंग द परमिट वो न कहें कि भाई ये भी कर दें। जो बात उन्होंने एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ परमिट या इससे पहले बात की थी कि ये मसला है, वही काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। ठीक है। और अगर कोई नया काम अराइज होता है तो उसका रिस्क असेसमेंट या रिस्क इवेल्युएशन या जॉब सेफ्टी एनालिसिस दोबारा होगा और फिर उसका परमिट सेपरेट होगा। अगर कोई ऐसा काम अराइज होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो इनिशियली एग्री नहीं था परमिट इशू करने के टाइम पे। अच्छा, एचएससी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छा, कंपनी टू कंपनी एचएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी कर सकती है। जितनी क्रिटिकल इंडस्ट्री होती है, कई जगह पे एचएससी के भी साइंस होते हैं सारे परमिट्स, कुछ कुछ इंडस्ट्री। लेकिन कुछ इंडस्ट्री में जहाँ रिस्क लेवल कम है वहाँ पे एचएससी के साइन परमिट पे नहीं होते। हाँ, अलबत्ता एचएससी जो है वो परमिट टू वर्क का ऑडिट कर सकती है रेंडमली, कोई भी एग्जीक्यूशन हो रही है परमिट उठा के देख ली। लेकिन एचएससी के साइन भी अगर आप डाल देंगे परमिट पे तो ये बैड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी एज पर, मतलब अगर मैं एनएफपीए 51B जो हॉट वर्क परमिट का स्टैंडर्ड है उसकी again भी बात करूँ या ओशा की बात करूँ तो ये मैंडेटरी नहीं है कि एचएससी के साइन परमिट। ठीक है। लेकिन अगर डाल भी देंगे तो इट्स नॉट अ बैड प्रैक्टिस। इवन एनएफपी 51B में जो सैंपल हॉटवर्क परमिट बना हुआ है उसमें तो एचएससी की सिग्नेचर, एचएससी एंड सेफ्टी, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के मौजूद है। ठीक है। तो वेरी कर सकती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन जो मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एचएससी की है इस पूरे परमिट टू वर्क सिस्टम में वो ये है कि भाई वो ऑडिट कर सकती है परमिट का। अब उस ऑडिट के बाद उस परमिट को इंडोर्स करना या ना करना, साइनिंग की कॉलम होना, वो एक अलग चैनल है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई उसको उधर ना ऑडिट कर ले परमिट का, कि परमिट जो है वो अगर एक हॉटवर्क जॉब हो रही है तो उसका परमिट देख के वेरीफाई कर ले कि इससे परमिट नाम का तो नहीं बना हुआ और फ्लोर पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई भी है कि नहीं हुई। जो कंट्रोल्स होने चाहिए वो इम्प्लीमेंट हुए भी हैं कि नहीं। और एचएससी को ये अथॉरिटी जरूर है कि अगर डिफर कर रही है सिचुएशन एक्चुअल में और बिना परमिट पे जो रेट रिटर्न है उससे, तो परमिट को सस्पेंड कर सकते। ठीक। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा ये भी एचएससी की मैंडेटरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में एचएससी के पास है। एचएससी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म टॉक्सिक गैस चेक। मल्टी गैस इक्विपमेंट होता है, मल्टी गैस डिटेक्टर, जिसमें हमारे पास सेंसर्स होते हैं मुख्तलिफ, और उन गैसेस के सेंसर्स होते हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन कन्फाइंड स्पेस बेसिकली वो जगह है जहाँ एक तो अंदर और बाहर जाने का मुमकिन है एक ही रास्ता हो और बहुत तंग जगह हो। ठीक। और जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन हो गया या लोअर एक्सप्लोजिविटी लिमिट एलईएल हो गया, H2S और CO जैसी टॉक्सिक गैसेज हो गई। इनको वेरीफाई करने का इक्विपमेंट, जैसे बंदा तस्वीर में दिखा भी रहा है उसके पास जो है वो एक इक्विपमेंट है जो कि मुख्तलिफ टॉक्सिक गैस चेक के लिए यूज़ होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर इंडस्ट्री में एचएससी के पास है। कुछ इंडस्ट्री में जो है वो क्वालिटी के पास होती है, QQC के पास उनका इक्विपमेंट होता है और वो यूज़ करके और फिर इसको एचएससी से देख रहा होता है, वेरीफाई कर लेता है कि हाँ गैस चेक प्रॉपर हुआ है। डिपेंड करता है इदारे टू इदारा, लेकिन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचएससी। परमिट टू वर्क सिस्टम क्यों जरूरी है इस पर ऐसी बात कर लेते हैं। ठीक है। परमिट टू वर्क, वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नॉट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन। अच्छा, ऐसे काम के लिए जो जिस पे काम किसी दूसरी पार्टी ने करना है और वो उसके डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, यानी प्रोडक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, वो एसेट ओनर नहीं है, तो ऐसे कामों के लिए परमिट जरूरी है। ठीक। दिस में इंक्लूड, असल में परमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ रिस्क या ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फॉर वर्क टू बी कैरिड आउट एल्सवेयर, यानी हमने खुद काम नहीं किया, हमारी इक्विपमेंट था, हमने मेंटेनेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की कि आप हमें इक्विपमेंट को सही करके दें। ठीक है। और किसी ऐसी सिचुएशन में भी परमिट हो सकता है, यानी जो बहस होती है कि नहीं इसके लिए परमिट नहीं होगा, होगा, अगर इशूइंग अथॉरिटी जिसका एरिया है वो अगर कह दे कि नहीं परमिट के बगैर काम नहीं होगा तो कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इशूइंग अथॉरिटी को रिस्क ज़्यादा पता है। अच्छा, वैलिडिटी परमिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैलिडिटी, कि परमिट जो है वो कब साइन हो रहा है, उसकी वैलिडिटी क्या होगी।
ये रिस्क बेस अप्रोच पे वेरी करता है। मिसाल के तौर पे हॉट वर्क परमिट है, ठीक है। हॉट वर्क परमिट अमूमन इंडस्ट्रीज में 1 डे का ही होता है, ठीक है। और अगर हॉट वर्क है लेकिन लेस क्रिटिकलिटी का हॉट वर्क है तो एसओपी में डिफाइन होता है कि वो एक्सटेंडेबल है। डिपेंड करता है एज पर रिस्क ऑफ द एक्टिविटी एंड रिस्क ऑफ द सेक्टर इन विच द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। परमिट टू वर्क एक्सटेंड हो सकता है एज अगर वो काम जो है वो मतलब उसमें रिस्क जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो हुआ काम वक्त गुजरने के साथ साथ, तो दोनों इशूइंग और रिसीविंग उसको साइन करके परमिट को एक्सटेंड भी कर सकती हैं। लेकिन जो है वो डिपेंड करता है। अब जैसे ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है, वहाँ पे हमारे में डिफाइन था कि हॉट वर्क परमिट 1 दिन का हो, ठीक है। अच्छा, हॉट वर्क में भी 2 क्लासेस थी, एक था नेकेड फ्लेम यानी फ्लेम को डायरेक्ट एक्सपोज करना, एक था स्पार्क पोटेंशियल कि जिसमें स्पार्क निकल सकता है। तो दोनों की वैलिडिटी पर कि स्पार्क पोटेंशियल कुड बी एक्सटेंडेड और नेकेड फ्लेम एक्सटेंड नहीं हो सकता था। तो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ रिस्क ऑफ इंडस्ट्री एंड द रिस्क ऑफ द एक्टिविटी विच इज बीइंग डन। एक्सटेंशन की जैसे मैंने ये बात की, ठीक है। और कोई भी परमिट, ये ओशा में डिफाइन है, कोई भी परमिट जो लेस क्रिटिकल इंडस्ट्री भी हो वो 7 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी हो। और कन्फाइंड स्पेस एंटी परमिट जो है वो जितनी ड्यूरेशन के लिए डिफाइन होगा वो उस ड्यूरेशन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। जब भी कन्फाइंड स्पेस का परमिट एक्सपायर हो और एक्टिविटी रिमेनिंग हो, वो परमिट दोबारा गैस चेक होके नया बनेगा, ठीक। और दोनों के इशूइंग रिसीविंग के सिग्नेचर्स होंगे तभी जो है वो परमिट जो है वो दोबारा एक्सटेंड हो सकता है। मैंने जैसे बात की कन्फाइंड स्पेस की कोई जो एक्सटेंशन नहीं हो सकती, ओशो में भी डिफाइन है। और जब परमिट का ड्यूरेशन पूरा हो जाए उसके बाद आप जो है वो गैस चेक दोबारा करेंगे, दोबारा रीडिंग लेंगे, एल ई एल, ऑक्सीजन, सी ओ, एच टू सी, एनीथिंग। और फिर उसके बाद दोबारा परमिट साइन होगा। परमिट कब टर्मिनेट या साइन ऑफ होगा? जब काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और या स्कोप इंटेंट चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले हॉट वर्क नहीं था, मैनुअल वर्क था, या अचानक से बोला नहीं वेल्डिंग होगी, तो कोल्ड वर्क पहले साइन ऑफ होगा फिर हॉट वर्क नहीं है इशू, ठीक है। और इशूइंग अथॉरिटी, या तो इशूइंग अथॉरिटी जो है वो बोले नहीं अब काम नहीं होगा, बंद कर दे, तब भी परमिट टर्मिनेट हो सकता है। या परमिट की वैलिडिटी खत्म हो जाए, ठीक है। टर्मिनेशन तब भी हो सकती है अगर एग्रीड वर्क इनकम्प्लीट हो, यानी कोई वायलेशन हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए। एनएफपी 51 बी ये कहता है कि अगर हॉट वर्क परमिट के दौरान फायर हो जाए उसी वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान या उसकी वजह से, तो परमिट जो है वो वाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर रीअसेसमेंट होगा और फिर दोबारा परमिट इशू होगी। ये एनएफपी 51 बी